जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 16 में आएंगे स्पेशल ऑडिट पैनल, पेज 370। इट्स वेरी नाइस कि ईद के दिनों में आप लोगों ने पढ़ाई की, रियली नाइस। स्पेशल ऑडिट पैनल, ये जो बड़ी मछलियां इनको पकड़ने के लिए एक पैनल बनाया जाता है, डेट इज कॉल्ड एज स्पेशल ऑडिट पैनल। अब ये एक पूरी टीम है जो ऑडिट करेगी। अब इस टीम में कौन होगा? एक तो ऑफिसर और ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, यानी कमिश्नर टाइप बंदे लिख लें, कमिश्नर या उसके कुछ स्टाफ के बंदे होंगे। इसके बाद सीए फर्म हो सकती है, अकेला सीए नहीं, फर्म होनी चाहिए। सीए फर्म हो सकती है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की फर्म हो सकती है। इसके अलावा कोई फॉरेन एक्सपर्ट हो सकता है और फॉरेन स्पेशलिस्ट, लेकिन ये फॉरेन होना ज़रूरी है। दिखने में माइकल माइकल लगे, जॉन जॉन लगे, सिम्सन सिम्सन लगे। फॉरेन स्पेशलिस्ट हो या फॉरेन एक्सपर्ट हो, लेकिन इसे डायरेक्ट करेगा बोर्ड। बोर्ड बताएगा बाहर के मुल्क से फलां एक्सपर्ट आया है, ये भी हमारे केस को देखेगा। और जी मोहम्मद मोहतरम, क्या पूछ रहे हो आप? ये मस्ट तो नहीं, अभी मैं बताता हूँ मस्ट कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा। अ टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट, एक टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट होगा। तो ऊपर वाले का नाम याद रखना, फॉरेन एक्सपर्ट है, और नीचे वाले का नाम है टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट। इसको कोई इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की भेजेगी। होस्ते दुनिया में कोई टैक्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हो इंटरनेशनल लेवल पे, वो भेजेगी। या कोई भी टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है, ऐसे बाहर के मुल्क में भी कोई अथॉरिटी होगी तो बाहर की अथॉरिटी भेज दे। लेकिन इसका अपना नाम क्या होगा? टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट। डेप्लॉयड इसे भेजा गया है अंडर एन ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम। भाई बाहर लोग बातें करें, उनको जाके ज़रा चुप कराएं। अंडर एन ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम, ताकि ये ऑडिट में मदद करें। तो ये 5 लोग हैं, इनको याद कर लें। ऑफिसर और ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, फॉर्म ऑफ सीए, फॉर्म ऑफ कॉस्ट एंड, फॉरेन एक्सपर्ट, टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट। फॉरेन एक्सपर्ट, टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट। टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट को कौन डिप्लॉय करेगा? या तो इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन या बाहर के मुल्क की टैक्स अथॉरिटी। तो इसका मतलब है ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला, ये शायद प्राइवेटली को बाहर के मुल्क से आए, खुद आए, या आप उसको रिक्वेस्ट कर दें आ जाए, लेकिन ये प्रॉपर बाहर के इदारे से आएगा, ये बाहर के इदारों से आएगा बंदा। अच्छा, अब अगर कोई मिसाल के तौर पे बड़ी मछली का ऑडिट करना है, किसी बड़े टैक्स पेयर का ऑडिट करना है, मलिक रियाज साहब हैं बहरिया टाउन वाले, उनका ऑडिट करना है, तो उसके लिए स्पेशल ऑडिट पैनल बनाया जाएगा। द बोर्ड में अपॉइंट एज मैनी स्पेशल ऑडिट पैनल्स एज मे बी नेसेसरी, और बोर्ड को जितने भी स्पेशल ऑडिट पैनल बनाने की जरूरत पड़ेगी उतने बनाएगी। लेकिन कम से कम इसमें 2 बंदे होने चाहिए, कम से कम, इससे कम नहीं हो सकते, एक बंदा नहीं हो सकता। कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग में से, इनमें से 2 या 2 से ज्यादा बंदे होने चाहिए। यानी कोई एक बंदा नहीं हो सकता, और ज़रूरी नहीं सारे भी हों, हो सकते सिर्फ पॉइंट ए वाला हो और डी वाला हो। तो कम से कम इस पैनल में से 2 बंदे आपने चुनने हैं। और इस बात का क्या मतलब है? एज मैनी स्पेशल ऑडिट पैनल्स, जितने मर्जी पैनल बना लें। किसी एक बंदे को ऑडिट करना है, एक पैनल बन गया, उसने अपना काम शुरू कर दिया। फिर दूसरे बंदे को ऑडिट शुरू करना है, दूसरा पैनल बना लें। फिर तीसरे बंदे को ऑडिट शुरू करना है, तीसरा पैनल बना लें। जितने मर्जी पैनल बनाएं,
अच्छा जी, ये पैनल बना क्यों? टू कंडक्ट एन ऑडिट, ताकि आपका ऑडिट हो सके। फोरेंसिक ऑडिट होता है डिटेल्ड ऑडिट, फ्रॉड डिटेक्ट होता है, उसमें फ्रॉड डिटेक्ट होता है। टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द पर्सन एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है डेप्थ, एंड द डेप्थ ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड और कमिश्नर ऑन अ केस टू केस बेसिस। और डेप्थ ऑफ ऑडिट कितनी करनी है ये कौन बताएगा? या बोर्ड या कमिश्नर, ऑन अ केस टू केस बेसिस। अगर ये लोग स्पेशल ऑडिट पैनल की टीम में आ रहे हैं, अगर ये लोग स्पेशल ऑडिट पैनल की टीम में आ रहे हैं तो BCDE वाले, तो इनसे कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट साइन होगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, सीक्रेसी, यानी ये इंफॉर्मेशन आपने किसी को बतानी नहीं है। लेकिन इससे ये एग्रीमेंट साइन नहीं होगा क्योंकि ये तो FBR का एम्प्लॉई है, तो इससे तो पहले ही जब नौकरी करने आया होगा साइन हो गया होगा। तो इन लोगों से आपने एक एग्रीमेंट साइन करना है। इफ अ मेंबर इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, यानी A वाला वो नहीं है तो फिर B वाला, C वाला, D वाला, E वाला, कोई भी हो सकता है। The person shall only be included as a member in the special audit panel if an agreement of confidentiality has been entered into। अगर उससे एग्रीमेंट आपने एंटर कर लिया, किस किस के दरमियान? बिटवीन द बोर्ड, एक पार्टी बोर्ड होगी साइन करने वाली और दूसरी पार्टी वो बंदा होगा, वो बंदा और बोर्ड एग्रीमेंट साइन करें आपस में। या हो सकता है वो बंदा अगर इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन से साइन करें आप, और अगर वो इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है बल्कि बाहर की मुल्क की टैक्स अथॉरिटी का है तो उससे कर लें, और अगर इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का है तो उससे कर लें। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहां से बंदा बुलवा रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट 10 कल पढ़ा था हमने जाते जाते। खुदा ना खास्ता अगर आज का लेक्चर अपलोड कर भी दिया गया तो किसी भूल में ना रहिएगा कि कल वाला लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। खुदा ना करे आज वाला करना पड़े। पॉइंट नंबर 10, कल से इंशाल्लाह फिर टॉप टॉप शुरू कर देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी हम। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में हमने ये पढ़ा था कि जो बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, वेयर अप, ओ मेरे भाई से कैमरों की बात करनी है आपने मुझे याद कराना है, कब तक वो करेंगे? एक दो कैमरे लगा के दिखाएं जरा सैंपल बेस पे किसी रूम में। वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर, जहां आप कमिश्नर के सामने या CA के सामने अपने अकाउंट से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने से इनकार कर दें, तो मैंने कहा था फिर ऐसी सूरत में द कमिश्नर में प्रोसीड, कमिश्नर आगे बढ़ेगा डंडे सोटे लेके और आपको बेस्ट जज करेगा। क्योंकि जाहिर बात है आप अगर कोई चीज़ बता ही नहीं रहे, दिखा ही नहीं रहे अपने रिकॉर्ड, तो जज ही किया जा सकता है, जजमेंट लगानी पड़ सकती है, फिर क्या करें? क्योंकि समटाइम्स देखें ऐसा होता है, अम्मी अबू पूछ रहे होते हैं बेटा बोलो क्या हुआ, बेटा बोलो क्या हुआ, आप लोगों के थ्रू टप 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 टप, बेटा बोलो क्या हुआ, अबू आके कहते हैं मैं जज करता हूं, इसने ना कल का दिन पढ़ा नहीं इससे, इसलिए इसको रोना आ गया। अम्मी ने एकदम पकड़ के गले लगाया, मेरा लाल। अबू ने कहा नहीं 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 और चौड़ा हो जाएगा, ना 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 छोड़ो जरा साइड पे करो इसको।
तो ये जजमेंट ही हो सकती है, अब अगर अगला बंदा बोल ना रहा हो। तो अगर टैक्स वाले आपसे रिकॉर्ड मांगे और आप रिकॉर्ड दिखाने से क्या कर दें, तो टैक्स वाले आपको जज करेंगे या बेस्ट जज करेंगे। और मैंने जाते जाते आप लोगों को कहा था कि जो टैक्स वालों ने आपके बारे में अजम्पशन ली हुई थी, इसकी अब कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आने से पहले टैक्स वाले यही समझ रहे होंगे आप अच्छे और शरीफ बंदे हो। उस अजम्पशन को अब सही नहीं समझा जाएगा। एंड नाउ अज्यूम्ड जजमेंट जो आपके बारे में थी शैल हैव नो इफेक्ट। अब आपके बारे में जो अजम्पशन ली गई थी कि आप अच्छे बच्चे हो, वो बात अब गलत साबित हो गई है, और बल्कि आपको अच्छे बच्चे नहीं है, अब हम खुद जज करेंगे, बेस्ट जज करेंगे। बहरहाल ये जो है ना, बेस्ट जजमेंट और अज्यूम्ड असेसमेंट और अमेंड असेसमेंट, ये लास्ट टाइम वाले बच्चों को पढ़ाया था। इस पे ना तकरीबन एक दिन लगता है समझाने पे इनको। चैप्टर 15 में ना हम पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे असेसमेंट में आगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है। फेल्स टू, वही वाली लाइन लिखी होगी इधर, फेल्स टू प्रोड्यूस। और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट क्या होती है, यानी आपके बारे में अपनी राय बदल लेना। तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी डिटेल मांगती हैं, लेकिन हल्का फुल्का हम इसको इसलिए ज़रूर टच कर रहे हैं इन लफ्ज़ों को। ये 3 लफ्ज़ हैं, बाकी तो सारा अल्लाह का शुक्र है इस चैप्टर में कोई मसला नहीं है। ये 3 लफ्ज़ जो मैंने आपके सामने सर्कल किए हैं, ब्लैक से जो सर्कल हुए हैं, तो ये तीनों लफ्ज़ों को इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे वक्त आने के ऊपर, ये अल्फाज क्या हैं। अच्छा जी, अब आप देखिएगा प्रोटोकॉल दिया जाने लगा है ऑफिसर को, पॉइंट ए वाले को प्रोटोकॉल दिया जाने लगा है। स्पेशल ऑडिट पैनल शेल बी हेडेड बाय चेयरमैन हु शेल बी एन ऑफिसर। इन 5 बंदों में से एक को क्या बना दिया जाएगा, चेयरमैन। लेकिन वो चेयरमैन सिर्फ कौन सा होगा, हाँ, तो इनमें से नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ यही वाला चेयरमैन होगा। बोले ऑफिसर को इज्जत दो, वापस आ जाए। तो स्पेशल ऑडिट पैनल शेल बी हेडेड बाय चेयरमैन हु शेल बी एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। अच्छा, प्रेमिसेस में घुसने की इजाजत और घुस के इंफॉर्मेशन मांगने की इजाजत, ये ऑडिट के दौरान एक्सरसाइज करेगा ये पावर ऑफिसर। ऑफिसर के पास ये ताकत होगी और किसी के पास ताकत नहीं होगी। हाँ, ऑफिसर कभी कई दफ़ा डेलीगेट कर देता है, वो और बात है, जनरली पावर ऑफिसर के पास होगी। और अगर डेट इज ऑल रेपिटेशन ऑफ पॉइंट 10, मुझे पॉइंट 10 ऊपर पड़ा है, अभी रिवाइज किया। अगर एक बंदा कमिश्नर के सामने या स्पेशल ऑडिट पैनल के सामने फेल हो जाए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने से, अंडरलाइन किया हुआ पढ़ें, तो द कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कमिश्नर आगे बढ़ेगा और आपको बेस्ट जज कर लेगा। क्योंकि आप क्या नहीं दिखा रहे, रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे, तो अंडरलाइन हुई हुई है बात, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, अंडरलाइन हुई हुई है बात। और एज्यूम्ड असेसमेंट का कोई हैसियत नहीं होगी। तो ये 14 और 10 एक ही लाइन है। अगर 5 बंदों में से कोई एक एब्सेंट हो तो स्टिल ऑडिट कंटिन्यू रहेगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 2-3 बंदों की टीम बनी, उसमें से एक एब्सेंट हो गया तो कोई नहीं, काम चेक के रखें, कोई मसला नहीं। If any one member of the special audit panel is absent from conducting an audit, अगर कोई एक बंदा ऑडिट वाले दिन एब्सेंट हो गया, द प्रोसीडिंग ऑफ ऑडिट में स्टॉप, में कंटिन्यू जारी रखें, कोई नहीं, इंसान है, एब्सेंट हो गया होगा। लेकिन ये आप लोगों के बारे में नहीं है कि मैं भी इंसान हूं, मैं एब्सेंट हो जाऊं तो सर क्या होता है। और ये जो अजीब अजीब से मुहावरे बनाए हुए ना, आप पछताए क्या हो वो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी रात को सोते हुए ईद के पहले दिन भी आप पछताए क्या हो वो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, फिर दूसरे दिन सोते हुए रात को आप पछताए क्या हो वो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये मुहावरे इधर लगाने के लिए नहीं है, ये मुहावरे इधर उधर की चीज़ों के लिए। आपके बॉल गुम हो गई, आपका मोबाइल गुम हो गया, वो उसलिए आप पछताए क्या हो वो जब चिड़ियाँ चुग गई, ये इन चीज़ों के लिए मुहावरे, इन चीज़ों के लिए पढ़ाई के रोजाना रात को सोते हुए। अच्छा, अगर 2 लोग हैं, 2 में से एक एब्सेंट हो गया तो ऑडिट जारी रहेगा, कोई मसला नहीं। इफ एनी वन मेंबर ऑफ पैनल
is absent from conducting audit, the proceeding of audit may continue and audit shall not be invalid. क्या मतलब है audit shall not be invalid? क्या? अच्छा, ये ना अंग्रेज बड़े अजीब लोग हैं, ये दो नॉट मिला के ना एक पॉजिटिव बन जाता है. अब shall not be invalid, पुत्र आसान अंग्रेजी नहीं तीनों आंदी, shall be valid, तो ऑडिट वैलिड समझा जाएगा, ऑडिट पे कोई एतराज़ नहीं होगा. लेकिन हम क्या लिख के आएंगे? नहीं, शेल बी वैलिड भी लिखेंगे पेपर में, कोई मसला नहीं. तो इनवैलिड नहीं होगा, इसका मतलब है क्या होगा? वैलिड होगा. साथ वाले को देखेंगे, टू नॉट्स मेक अ प्लस. अच्छा, इफ एनी बच्चा इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास में कंटिन्यू. और आके ये बच्चे चैलेंज नहीं कर रहे होंगे कल के क्यों क्लास ली, मैं नहीं आया था, मेरे ना होते हुए आपकी हिम्मत, ये बात नहीं होगी फिर. हाँ, अगर टीचर ही एब्सेंट हो जाए फिर और बात है, अदर देन चेयरमैन. तो अगर चेयरमैन ही एब्सेंट हो जाए, यानी कौन एब्सेंट हो गया? ऑफिसर. अगर ऑफिसर सरकारी एब्सेंट है, चेयरमैन तो यही बन सकते हैं ना, तो फिर ऑडिट इनवैलिड होगा, फिर ऑडिट नहीं कंटिन्यू हो सकता, फिर चेयरमैन साहब के आने का इंतजार किया जाएगा. चेयरमैन कुर्सी का बंदा. अच्छा, अब ऐसा सिनेरियो सोचें कि चेयरमैन तो आया हुआ है लेकिन बाकी कोई एब्सेंट है, तो कंटिन्यू कर दें या ना करें? तब तो कर दें. लेकिन ऐसी सूरत में कई दफ़ा लोग एतराज़ करते थे कि चेयरमैन अकेला ही काम करे, बाकी लोग आए नहीं. तो उलमा कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑफिसर, क्योंकि वो चेयरमैन भी है, शेल बी एज्यूम्ड एज हैविंग परफॉर्म बाय स्पेशल ऑडिट पैनल. तो लिखें, कोई एब्सेंट है, पॉइंट 16 बता रहा हूं, कोई एब्सेंट है तो चेयरमैन अकेले काम चला दे, कोई हरज नहीं. कोई एब्सेंट है, चेयरमैन अकेले काम चला दे, कोई हरज नहीं. बोर्ड तरीका बता देगा, मॉडर्न मैनर. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी? कॉन्स्टिट्यूशन ये है ना भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कमेटी कैसे बनी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फॉर्मेशन भी कहते हैं. कमेटी में कौन कौन बैठा है? ज़िंदगी में कभी आपने सुना कमेटी बैठ गई? उसका मतलब ये नहीं कि कमेटी बैठ ही गई, ये फारग हो गई. कमेटी बैठ गई का मतलब है कमेटी बैठ गई. कोशिश करें बोले, कमेटी बैठ गई. एक ही मतलब है इसका, दो मतलब है? एक ही मतलब है, यानी कमेटी बैठ गई. जस्ट शेयर व्हाट यू पीपल, क्या कारनामे आप लोगों ने दिखाए पिछले 3 दिनों में. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू. ईद का पहला दिन, सुबह से लेके ईद की नमाज से लेके दोपहर तक क्या किया? 12 बजे तक दोस्तों के साथ था. 1 बजे R1 का लेक्चर लिया, फिर फ्री. कितने बजे से कितने बजे तक? पहला दिन पूरा फारग. किधर गए? हाँ, यानी कि आप यानी ऐसे बैठे हुए थे और वक्त गुजरी जा रहा था, यानी ऐसे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरह. यार खुदा का खौफ करो यार, बता रहा हूँ, इसको खुदा के लिए से जान छुड़ा लें, से जान छुड़ाओ. अच्छा, फिर उसके बाद
ईद का दूसरा दिन। होमवर्क। अच्छा, फिर तीसरा दिन सफ़र में गुजरा। कितने, 12 घंटे का सफ़र है, 14 घंटे का? अच्छा, लंबा सफ़र है। बहुत ज़्यादा सफ़र किया कल आपने। सफ़र किया। उर्दू वाला सफ़र, इंग्लिश वाला सफ़र? इंग्लिश वाला सफ़र क्या होता है? नहीं पता? इंग्लिश वाले सफ़र का नहीं पता? चलो आगे चलें जी। सेक्शन 175B। आंसू तैयार रखें, ये चैप्टर साथ साथ तैयार करना था। आंसू तैयार रखें। टिश्यू पेपर पकड़ा दें साथ वाले को। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर। जिस जिसको चाहिए टिश्यू पेपर लेता रहे। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर। आंसू बहाने पड़ेंगे वरना टिश्यू पेपर वापस है। आंसू बहाने पड़ेंगे वरना टिश्यू पेपर वापस है। आंसू, आंसू पहले दिखाओ, तुझे मैं डब्बा ही दे दूंगा। और बता, आंसू बहाओ। अगले पेज पे आए। ये नंबरिंग दे दें 1 2 4 5 6 7, 3 नहीं है इसमें। ताकि ये नंबरिंग वो ऊपर वाले पिछले सफ़े से लिंक हो जाए। वो ऑनलाइन वाले हजरात जिन्होंने अभी तक नई किताब नहीं ली, खुदा के लिए किताब ले लें। ओके। अच्छा जी, नादरा वाले जो हैं, जो NIC बनाते हैं, उनके पास लोगों की गाड़ियों का और उनके पास लोगों के प्लॉट्स का रिकॉर्ड भी आहिस्ता आहिस्ता अब अवेलेबल हो रहा है। द रीज़न इज़ कि जब आप सोसाइटी में जाते हैं या किसी दफ्तर में जाते हैं गाड़ी अपने नाम करवाने, तो वो दफ्तर वाले आपका ID कार्ड, आपने देखा होगा, हर जगह मांगते हैं। और कई तो इतने सिस्टम स्ट्रांग हो गए हुए हैं कि जब गाड़ी आपके नाम करते हैं तो आपका थंब इम्प्रेशन नादरा वाले इम्प्रेशन से मैच करवाते हैं। तो इट मीन्स कि नादरा के पास अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा रिकॉर्ड जा रहा है। अब अगर नादरा ये साबित कर दे कि एक बंदे का लिविंग स्टाइल ऐसा है कि उसने 2 करोड़ की गाड़ी ली हुई है और वो FBR वालों को बता रहा है कि मेरी 12 लाख साल की इनकम है, तो अब नादरा वाले फिर एतराज़ उठा सकते हैं कि ये बंदा ऐसे कैसे कह रहा है। यानी नादरा और FBR अब मिल के टैक्स रिकवर किया करेंगे। ये प्रोविजन पिछले साल आई है सेक्शन 175B के नाम से, पहले लॉ में नहीं होती थी। तो एज अ फर्स्ट स्टेप फिर क्या होगा, नादरा रिकॉर्ड शेयर करेगा बोर्ड के साथ। यानी नादरा के पास जो डाटा होगा वो किसको दे देगा, बोर्ड को। अब 3 पार्टी जहन में रखें, एक नादरा, एक फेडरल बोर्ड और एक टैक्स पेयर। तो नादरा बोर्ड को रिकॉर्ड दे देगा बंदे का कि भाईजान फलाम जो बंदा है उसके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ें हैं। फिर नादरा उसकी इनकम्स को आइडेंटिफाई करेगा कि उसने कौन कौन सी इनकम्स कमाई हैं, जिनके ऊपर पहले से टैक्स वालों ने जिनको जज नहीं किया हुआ था, नॉट असेस्ड, जिनको पहले से FBR वालों ने जज नहीं किया हुआ था। असेसमेंट का लफ्ज़ बार बार आ रहा है। जिनको पहले से टैक्स वालों ने जज नहीं किया हुआ था, नादरा ये इनकम्स बताएगा। नादरा ना सिर्फ इनकम आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद कंप्यूट भी करेगा। इनकम्स आइडेंटिफाई करेगा और टैक्स कंप्यूट अब करेगा। अब नादरा इसका टैक्स निकालेगा। तो नादरा पे लोड बढ़ रहा है, लेकिन अभी बढ़ना शुरू नहीं हुआ। ये एक मैकेनिज्म है जो आएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा कुछ सालों में, लेकिन फिलहाल हमारे लॉ में और सिलेबस में है। नादरा विल कंप्यूट द टैक्स, नादरा इसका टैक्स निकालेगा, लेकिन ये इंडिकेशन होगी सिर्फ, कंफर्म तो FBR वाले बताएंगे कितना टैक्स बनता है इसका। तो नादरा पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इनकम्स को, फिर इंडिकेट करेगा इसका टैक्स कितना बनता है। एक चीज़ अब बीच में मिसिंग है, वो ये है कि
नादरा वाले फिर ये सारी चीज़ें बताएंगे FBR वालों को, फिर FBR वाले ये चीज़ें बताएंगे टैक्स पेयर को। इंडिकेटिव टैक्स शैल बी कम्युनिकेटेड बाय FBR टू टैक्स पेयर। बीच में एक लाइन मिसिंग है शायद लॉ में कि ये इंफॉर्मेशन सारी कौन किसको शेयर करेगा, नादरा बोर्ड को, और फिर बोर्ड किसको शेयर करेगा, टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर दो किस्म के हो गए, अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा। बुरा बच्चा कौन होगा, वो बंदा टैक्स दे दे, जब ये सब कुछ हुआ नादरा ने टैक्स आइडेंटिफाई करके दे दिया तो उस बंदे ने टैक्स दे दिया, नहीं ये बंदा कहता है ना 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 मैं टैक्स नहीं दूंगा, बोर्ड शेल टेक एक्शन। अब बोर्ड इसके खिलाफ क्या लेगा, एक्शन लेगा। बोर्ड क्या लेगा इसके खिलाफ, बोलें, एक्शन लेगा। बोर्ड कौन है, काला, और टैक्स पेयर कौन है, लाल, और चीखें किसकी निकल रही हैं, लाल। तो बोर्ड शेल टेक एक्शन, बोर्ड अब इसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन अगर आप खुद टैक्स पे कर दें, अच्छे बच्चे बन जाएं, तो पेमेंट शेल बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। आज आके वही मसला पड़ा हुआ है कि चैप्टर 15 का एक कॉन्सेप्ट आ गया यहां पे, पेमेंट शेल बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 122 में चैप्टर 15 में। अब क्योंकि आपने याद करना है इसलिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं ताकि याद रहे। जब तक नादरा ने आपकी इनकम और टैक्स नहीं बताया होगा तब तक बोर्ड वाले समझ रहे होंगे कि ये अच्छा बच्चा है। जब नादरा आपकी इनकम और टैक्स बता देगा और आप वो वाला टैक्स जमा कराने को भी तैयार हो जाएंगे, इसका मतलब है आप मान रहे हैं कि मैंने गलत किया था। इसका मतलब है आप बोर्ड वाले भी मजबूर हो गए हैं आपके बारे में अपनी राय बदलने को। बोर्ड वालों की पहले राय थी कि आपने सब हमें बता दिए, लेकिन नादरा की डिटेल देने के बाद बोर्ड वालों ने कहा और टैक्स जमा कराओ, आप भी मान गए। इसका मतलब है आप बोर्ड वाले मजबूर हो जाएंगे कि आपको जो जज किया था वो जजमेंट अपने आपके बारे में क्या कर लें, बदल लें। लेकिन आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये रिलैक्स नहीं, एक्शन आपके खिलाफ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने टैक्स जमा करवा दिया। लेकिन बोर्ड वालों को जरा माइंड में ये खटका आ गया कि अब आपके बारे में हमने अपनी राय बदल लिया, आइंदा भी जरा मुहतात रहना। किया तो आपने अच्छा काम है, लेकिन स्टिल क्या क्या अच्छा काम किया है कि टैक्स जमा करा दिया, लेकिन स्टिल बोर्ड वाले कहेंगे कि हमने आपके बारे में अपनी राय बदल ली है, पहले तो हम समझते थे आप सब सही कर रहे हैं, लेकिन अब आपके खिलाफ हम एक्शन कोई नहीं ले रहे, आपके बस पैसे आ गए, वेल डन, अच्छे बच्चे हैं आप। नादरा क्या करेगा, वो बोले रिकॉर्ड शेयर करेगा। नादरा क्या करेगा, रिकॉर्ड शेयर करेगा। अगला काम बताएं, नादरा इनकम्स को, नादरा टैक्स कम कंप्यूट करेगा, बोर्ड टैक्स पेयर को बताएगा। अगर टैक्स पेयर टैक्स ना दे तो बोर्ड एक्शन लेगा, और अगर टैक्स पे टैक्स दे दे तो फिर बोर्ड आपके बारे में, अपने आपके बारे में जो राय होगी अपने दिल में उसे बदल लेगा। ये देखिएगा जरा, यही बातें थी सारी। यही बातें हैं सारी। चलें हाईलाइट कर लें, देखें क्या ईद पे वापस ले लिया हाईलाइटर अम्मी अब्बू ने। कोई ऐसा फिक्रा आपको सुनने को मिला हो ईद के 3 दिनों में, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, कोई घर वालों ने कोई आपको ऐसा फिक्रा बोला हो पढ़ाई के बारे में? कुछ भी नहीं बोला, कोई फिक्रा ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे 3 दिनों में। घर नहीं, मैं और बात कोई ऐसी सुनी हो कोई 3 दिनों में घर वालों ने नहीं बोला इतना क्यों पढ़े हो, ये भी नहीं बोला, पढ़ लो ये भी नहीं बोला? बोला तो बताओ ना, क्योंकि पहला दिन था दूसरा दिन था, ईद से पहले एक दिन था। अच्छा, कि किस टाइम, यानी ईद के पहले दिन बोला घर वालों ने, दूसरे दिन आप बैठे हुए थे एकदम
अम्मी के कदमों की आहट आई, अब्बू के कदमों की आहट आई। मोबाइल देख रहे थे, कौन आया? कौन कौन? अम्मी आई, मामा कहते हो, अम्मी आई, तो अम्मी के क्या कहा? वो फिक्र एज इट इज़ उनके अल्फाज में बोलना, तू पढ़ ले। फिर आपने क्या कहा? मोबाइल छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल थोड़ी देर बाद छोड़ा या फ़ौरन ही? यानी कि अम्मी के कहते ही नहीं छोड़ा। ये जज्बा लाओ अपने अंदर, ठीक है? देखते ही खुश हो जाए, ये नहीं कि किताब के अंदर भी रख लो। ओके, जमा करा दिया करें घर जाके, ठीक है? जमा करा दिया करें घर जाके मोबाइल। किसको? छोटे भाई को, अम्मी अब्बू को? नहीं यार, मैं जा रहा हूँ। भाई कह रहे हैं सिर्फ हाईलाइट वाली बात हम पढ़ लें काफ़ी होगा, ये सारा पढ़ना है भैया, सारा पढ़ना है, सारा याद करना है। हाईलाइट वाली तो एक समरी आपके जहन में शेयर की है ना। आई विल स्टार्ट क्राइंग अगर आपने आइंदा ऐसा सवाल पूछा तो फिर सारी किताब ख़त्म कर दो, बस समरियाँ ही छाप दो। लेट मी क्राई। चलें अब पढ़ना शुरू करें। नादरा शेल ऑन इट्स ओन मोशन। ऑन इट्स ओन मोशन का क्या मतलब है? खुद इनका दिल चाहे, और ऑन एप्लीकेशन बाय बोर्ड, या किसके कहने पे? या नादरा का खुद दिल चाहे या बोर्ड के कहने पे। शेयर इट्स रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन विद द बोर्ड। खुद भी बता सकता है अगर नादरा शिकायती टट्टू हो। फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का मतलब बताएं। फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस लिखें, इससे टैक्स पेयर्स बढ़ जाएंगे, टैक्स देने वाले तो बढ़ जाएंगे ना। फिर पहले पाकिस्तान में लाख लोग टैक्स देते थे, अब 50,000 और भी देंगे क्योंकि नादरा ने उनको भी पकड़ा। नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे। ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस का ये मतलब है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, हम कहां तक पहुंचे हैं? किसने किसको क्या शेयर किया है? नादरा ने बोर्ड को टैक्स पेयर का रिकॉर्ड शेयर किया है। आगे चलें। नादरा आइडेंटिफाई करेगा इनकम्स, रिसीट्स, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। नादरा आइडेंटिफाई करेगा ये सारी चीजें और ट्रांजैक्शंस जो डैट हैव एस्केप्ड असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब वही जजमेंट। एस्केप्ड, टैक्स पेयर भूल गया था उन्हें बताना, या टैक्स पेयर ने बताई तो थी लेकिन कम बताई थी। यानी कमाया था 10 लाख और बताया, कमाया 10 बताया 8। और एस्केप का क्या मतलब है? कमाया 10 बताया ही नहीं। और अंडर असेस का क्या मतलब है? कमाया 10 बताया 8। असेस्ड एट लोअर रेट, यानी डिविडेंड का रेट 15% है, आपने गलती से 12% लगा दिया, तो था 15 लगाया 12, लोअर रेट लगा दिया, ये भी जुर्म है। एक्सेसिव रिलीफ का क्या मतलब है? ज्यादा छूट, ज्यादा टैक्स क्रेडिट आपने निकाल लिया जानबूझ के, ज्यादा टैक्स क्रेडिट, ये भी 2 नंबरी है। या ज्यादा रिफंड मांग लिया हुकूमत से जो बनता ही नहीं था आपका, ये सारी 2 नंबरी है। मिस डिक्लेयर, इनकम गलत डिक्लेयर की है, गलत बताई है, और मिस क्लासिफाइड अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम, या आपने हेड ऑफ इनकम गलत चूज कर लिए। हेड ऑफ इनकम गलत चूज करने से मसला हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी को उधर सोर्स में डाल दें तो आप फिर सारी रिपेयर माइनस कर लेंगे, हालांकि रिपेयर 1/5 माइनस होती है, भी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब मुझे वो 5 जुर्म बताएं। नंबर 1, एस्केप्ड असेसमेंट। नंबर 2, अंडर असेस, लोअर रेट लगा दिया, या ज्यादा रिलीफ मांग लिया, या इनकम को मिस क्लासिफाई कर दिया, एक हेड के बजाय दूसरे हेड में। बताएं जी। एस्केप्ड असेसमेंट, अंडर असेस्ड,
लोअर रेट लगा दिया, ज्यादा छूट मांग ली, या इनकम को, ये डिफरेंट जुर्म है जिनकी सजा है कि नादरा विल आइडेंटिफाई इनकम, फिर नादरा इनकम बताएगी आपकी। escaped assessment, under assessed, assessed that, subject to excessive relief, subject to का मतलब होता है यानी ले लिया ज्यादा रिलीफ, subject to ले लिया, excessive relief ज्यादा रिलीफ। .43 नहीं पढ़ा अभी मैं। पहला काम क्या किया नादरा ने, आए, अब क्या नादरा करेगा, कंप्यूट। द नादरा मे कंप्यूट टैक्स एंड इनकम एंड टैक्स। अब नादरा इनकम भी आपके निकालेगा, टैक्स भी निकालेगा, पहले आइडेंटिफाई किया अब निकालेगा। द नादरा मे कंप्यूट टैक्स ऑफ एनीवन यूजिंग, टैक्स निकालने के 4-5 तरीके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा, हो सकता है ये सिस्टम आ जाए कोई नादरा वालों के पास चंद सालों में। मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करेगा, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करेगा कोई, और एनी अदर मॉडर्न डिवाइस। मॉडर्न डिवाइस ये नहीं होगी कि डिवाइस आपकी बाजू के साथ लगाएगा और डिवाइस बोलेगी मेरे ख्याल से रशीद का इतना टैक्स बनता है, और एनी मॉडर्न डिवाइस और कैलकुलेशन मेथड। तो टैक्स निकालने के तरीके बताए जी, नीडल लगाना, बंदे को लिटा लेना, टैक्स निकालने के तरीके बताएं। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, और एनी अदर मॉडर्न डिवाइस और कैलकुलेशन मेथड। ये टैक्स लगाने के तरीके हैं। यार पानी तो मंगवाओ, भूल गए भाई, H2O ले आओ यार। अच्छा जी, .5 द इंडिकेटिव इनकम एंड इंडिकेटिव टैक्स कंप्यूटेड बाय नादरा, वही जो कंप्यूट हुआ ऊपर, कंप्यूटेड बाय नादरा, shall be notified by board to the, ये बोर्ड रेलेवेंट पर्सन को बता देगा भाईजान ये आपका टैक्स है। The बंदा shall have the option to pay the determined amount, बंदे के पास ऑप्शन होगी कि ये अमाउंट क्या कर दे, पे कर दे। On such terms and conditions, यानी रिलैक्सेशन मिल सकती है। On such terms है, बस एक ग्लास में ला दे रहे हैं जग। On such terms and conditions, on installments, हो सकता है किस्तें बना दे नादरा वाले, और डिस्काउंट, या टैक्स वाले आपको कुछ पैसे माफ कर दें। हाँ, कई दफा टैक्स वाले पैसे माफ कर देते हैं कि यार इस बार माफ कर दो, अगली दफा पूरा टैक्स दे देना, तो टैक्स पेयर भी मान जाता है। क्लियर? ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब कैंसलेशन होता है। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसका मतलब लिख लें कैंसलेशन। रेप्रीव। अच्छा, कैंसलेशन ऑफ पेनल्टी, आपकी पेनल्टी माफ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं पेनल्टी। पेनल्टी क्या होता है, जुर्माना कोई गलत काम करने का, तो होते हैं नादरा वाले आपकी पेनल्टी माफ कर दें। या डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होता है, ये तो बताया था मैंने, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट, लेट टैक्स पे करने पर इंटरेस्ट, हो सकता है वो भी एफआईआर वाले माफ कर दें। लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट, क्या डिफॉल्ट सरचार्ज एक पेनल्टी की अगली कैटेगरी है। पेनल्टी तो होता है बस ऐसे ही आपने कुछ कोई भी गलत काम किया, आप पे जुर्माना लग गया। डिफॉल्ट सरचार्ज खास तौर पे एक काम के लिए कि अगर लेट पेमेंट की, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट होता है ना, यानी डिफॉल्ट सरचार्ज का यही मतलब होता है, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट, यानी आपने जितना लेट पे टैक्स पे किया उतना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा जी, अब ये लफ्ज़ भी याद कर लें। पर्सन शैल हैव द ऑप्शन टू पे द अमाउंट, नंबर 1, उसमें एफपीआर वाले क्या बताएंगे, नंबर 1 टर्म्स, नंबर 2
नंबर 3 पेमेंट किस्तों में करने दें। नंबर 4 डिस्काउंट दे दें, कैंसिल कर दें आपकी पेनल्टी या कैंसिल कर दें आपका, और टाइम भी नादरा वाले बताएंगे कब तक आपने ये टैक्स पे करना है। In case the banda does not pay such liability within the time prescribed, the board shall take action. बोर्ड पे ढुस ढुस करेगा upon the basis of tax liability computed above. और if the person pays such liability, अगर आप अच्छे बच्चे हैं और टैक्स क्या कर दें, पे कर दें, such payment shall be assumed to be an, समझ लिया जाएगा कि टैक्स वालों ने आपके बारे में अब अपनी राय बदल ली है, अब आपको नया टैक्स जमा करवाना पड़े और आपने करवा भी दिया। अगेन मैंने कहा ये लफ्ज़ सब थोड़ा सा है, इसको जरा ऑब्जॉर्व कर लें फिलहाल, और ये अज्यूम किया जाएगा कि आपके बारे में टैक्स वालों ने अपनी राय बदल ली है। अच्छा, ये मोटे मोटे जो अजीब अजीब लफ्ज़ आए थे बीच में वो आप याद कर लें। बोलें एस्केप्ड असेसमेंट, अंडर असेस, असेस्ड एट लोअर रेट, एक्सेसिव रिलीफ, मिसक्लासिफाइड, ये लफ्ज़ भी याद कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स और मॉडर्न डिवाइसेस। और अगले लफ्ज़ भी याद कर लें, टर्म्स, कंडीशंस, इंस्टॉलमेंट्स, डिस्काउंट्स, रेप्रीव, कौन बोल रहा है, रेप्रीव एंड टाइम लिमिट। अच्छा, ये 0.3 रह गया बस बीच में। ये तो ऑब्वियस था इसलिए मैंने नीचे डायग्राम में भी नहीं डाला। बोर्ड यूज करेगा इंफॉर्मेशन को जो नादरा ने उसको दी है, बोर्ड उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा जो नादरा ने उसको दी। द बोर्ड में यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय, और फॉरवर्ड भी कर सकता है इस इंफॉर्मेशन को, आगे भेज सकता है, टू एन इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब है बोर्ड खुद तो काम नहीं करेगा ना, अथॉरिटी से मुराद यहां कमिश्नर वगैरह को दे देगा इंफॉर्मेशन। तो बोर्ड ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह को दे देगा। Now, who is making intention to burn midnight oil? Do not burn midnight oil. रात को सोया करें, बस दिन में भी आप पढ़ लेंगे ना तो बड़ी बात है। आप अगर 2 से लेके 3 बजे तक सो जाएं तो फिर 3 बजे से लेके रात 11 बजे तक घंटा आप निकाल दें नमाज़ों के लिए और खाने के लिए, तो 3 से 11 बजे तक भी अन्ना टाइम है, अन्ना टाइम है। और फिर आप 11 बजे से लेके 4 बजे तक, ये 5 घंटे आप फिर सो गए, 5 घंटे ये हो गए, 1 घंटा ये हो गया, यानी 6 घंटे सो के आपने लुट मचा दी। सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक तो 3 घंटे पढ़ पढ़ के आप लुट में जा सकते हैं। टाइम ही टाइम है, जिसने नहीं पढ़ना तो ये टाइम के सब पता ही नहीं चलता, टाइम यानी ऐसे पास से आकर मेरे गुजर जाता है, यहां से निकल कर गुजर जाता है। तो ये अजीब बात है। अगर आप काम करने पे है ना तो काम ही काम है, और अगर काम ना करना हो तो कोई काम ही नहीं। कोई एक्सप्रेशन लाया करें चेहरों पे ऐसे, यानी कि संजीदा बैठे होते हैं, सीरियस बैठे होते हैं। कोई दांत निकालें, जरा सारे दांत निकालें, अंदर करें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। अगर नहीं निकालने आते अंदर करो, निकालो, अंदर करो, निकालो, ट्राई करो। आप गुदगुदी कर रहा है कोई, इतना ज़्यादा तो हंसने को नहीं कहा मैंने।
सजा दी जा रही है इसको, और कुछ भी नहीं है। ना पढ़ने की सजा है, और तो कुछ भी नहीं। जूते उतार लें इसके। बस अब और क्या करना है आज। एक सवाल देख लें जो रह गया था इस चैप्टर में। थ्री का बी, प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल ऑडिट पैनल। स्पेशल ऑडिट पैनल के बारे में जो प्रोविजंस हैं, कुछ लोग वॉलंटियर करें अपने आप को कि अगर वो याद ना करें तो उनको अगले दिन लोहे के स्केल से हाथ पे मारा जाए, उल्टा करके नहीं, सीधा करके हाथ। वॉलंटियर्स 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, हाइब्रिड से कोई 2-3 चाहिए, 4, 5, 6, 10 बंदे पूरे करने, 10 बंदे। ठीक है, कल फिर कौन सा चैप्टर रखें? टेस्ट चैप्टर 16 में से है ना, लेकिन चैप्टर 16 में सिर्फ उतना टेस्ट है जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इस क्लास वाला नहीं। स्पेशल ऑडिट पैनल नहीं, और उससे अगली वाली चीज़ नहीं, नादरा वाली चीज़ नहीं। तो ये किसने लिखा है हाथ पे ईद मुबारक? हाथ तूने छुपा लिया है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपने कहा था सारे चैप्टर्स का टेस्ट है। नहीं, मैं बता रहा हूँ चैप्टर 16 का टेस्ट है जितना हमने पढ़ा है, और कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, उसमें से थ्योरी नहीं होगी, कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, ये बताया था। लेकिन ये अफसोस ना करना कि आपने सारे चैप्टर्स तैयार कर लिए हैं इस चक्कर में कि टेस्ट आना है, ये तो खुशी की बात है। गलती से ऐसी ऐसी गलती आप कर सकते हैं जिंदगी में कि समझ लें कि सारी किताब का टेस्ट है, ये गलती आप 10 दफा किया करें दिन में। स्पेशल ऑडिट पैनल की प्रोविजंस आपने बतानी है जी। ये स्पेशल ऑडिट पैनल की प्रोविजंस हैं पॉइंट नंबर 11 से लेके पॉइंट नंबर 17 तक। आई कैप ने भी अनलकीली सोल्यूशन में सारी लिखी हुई हैं, हालांकि 5 नंबर नहीं होने चाहिए थे, इनके 6-7 नंबर तो होने चाहिए थे। तो 11 से लेके 17 तक जितने पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस का मतलब होता है इस बारे में सारी बातें। प्रोविजंस होता है लॉ में जहां जहां इसके बारे में बात हुई है। हाँ, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा सवाल आ जाए कि इस कमेटी में होगा कौन, तो फिर कौन सा पॉइंट लेके आएंगे? 11, जिसकी इंग्लिश है कॉन्स्टिट्यूशन, कमेटी में कौन कौन बैठेगा, या फॉर्मेशन, कमेटी कैसे बनेगी, फिर और बात है। अब 2-4 मिनट लगा के ना एक चैप्टर 5 की डेफिनेशन करनी है, तो फिर बस हम इधर उधर की चीज़ें को देख लेते हैं, रह गई हैं पिछली। तो चैप्टर 5 में आए। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक इदारा है जो क्या करता है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक इदारा है जो क्या करता है। ये टेली कम्युनिकेशन कंपनीज भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, जिनको पीटीए ने लाइसेंस दिया हुआ है, मोबाइलिंग वगैरह। पहला सफ़ा, चैप्टर 5 का पहला सफ़ा। अगर कोई बंदा का होटल का कारोबार है ना पाकिस्तान में, तो वो भी हमारी नज़र में क्या है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये एक डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लेकिन इसका रेजिडेंट होना शर्त है, और कंपनी होना भी। तो जो होटल एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है और रेजिडेंट कंपनी है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। बाकी ये प्रोविजन लॉ में आई कब थी, हमें क्या। कोई बंदा बिल्डिंग्स बना रहा है, या रोड्स बना रहा है, या ब्रिज बना रहा है, या और कोई भी चीज़ें बना रहा है, या लैंड को डेवलप कर रहा है सड़कें वगैरह बना के, फॉर इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड। आगे लिखें, प्लांट इंपोर्ट करके बिल्डिंग्स बना रहा है। प्लांट इंपोर्ट करके, लोकल प्लांट खरीद के नहीं, इंपोर्ट करना शर्त है। प्लांट इंपोर्ट करके बिल्डिंग्स बना रहा है।
ओके, ये दोनों लाइनें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। जो बंदा भी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। जो बंदा चीज़ों को ऐसे प्रोसेस से गुजारा है कि उनकी अच्छी खासी हालत बदल जाती है, जैसे आपने 4 घंटे पहले कमरे में देखा लोहा पड़ा हुआ था, शीशा पड़ा हुआ था और जो है प्लास्टिक पड़ा हुआ था और रबड़ पड़ी हुई थी। आप 4 घंटे बाद उस कमरे में गए तो वहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी। आपने कहा ओ माय गॉड, these things have substantially changed their original condition. I can't believe my eyes, रशीद, मुझे उठाओ, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तो that is called as manufacturing. जहाज बनाना, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। बिजली बनाना, बिजली को कन्वर्ट करना, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजना या डिस्ट्रीब्यूट करना। बिजली, 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 या किसी कान में जाके काम करना। साथ वाले के कान को देखें, नहीं, कोयले की कान में घुस जाएं, या मुंह काला होता है। तेल के कुएं में घुस जाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाए, तेल के कुएं में घुस जाएं, और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, या सोने चांदी के साथ खेलें। अब आप मुझे बता दें, ये सारी चीजें सामने रख के क्या डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैं? क्या ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले लोगों को जहाज बना रहे हैं? नहीं, तो दीज आर नॉट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। क्या कॉलेज वाले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा दुकानदार जो चीजें खरीद के बेच रहा है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो ट्रेडर है, वो चीजें खरीद के बेच रहे। तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं है। एक लॉयर है, अपनी लॉ सर्विसेज दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए फर्म चला रहा है, क्या ये लोग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है? तो मेजर इनमें ना मैन्युफैक्चरर्स कवर होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ लॉ मेकर ने मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर्स से भी आगे ले गया है और बहुत से लोगों को इस डेफिनेशन में डाल दिया, वरना शुरू में सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ही इस डेफिनेशन में आते थे। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से मुराद फैक्ट्रीज हैं। अब अगर हमने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लफ्ज़ बोलना है तो फिर ये सारे लोग इसमें शामिल हैं और इनके अलावा वाले नहीं हैं। अब अगला सवाल ये है कि इनके नंबर ऑफ पर्सनस कितने हो, यानी इनके पास एम्प्लॉयज़ कितने हो, तो वो 1 और 2 में कवर हो रहा है। तो 1 और 2 बताएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और 3 से लेके C तक ये बताया जा रहा है ये इदारा काम क्या कर रहा है। तो भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके कम से कम 10 होने चाहिए। आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाने के हकदार नहीं है जब तक कि आप अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने ना कर लें। हाँ, अगर 10 से उससे ऊपर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो हैं। आप अगर ये कहें कि 4 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे और मैं जहाज बना रहा हूं, तो पागल हो गए यार, फिर तो तुम हमें भी जहाज बना रहे हो, ये क्या बात है? तो 4, 5, 6 एम्प्लॉयज़ से गुजारा नहीं चलेगा। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 10 बंदे होने चाहिए, कम से कम 10 बंदे होने चाहिए। 10 और 10 और 10 और मोर पर्सन्स, एम्प्लॉयज 10 और मोर एम्प्लॉयज, एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिजली, और बिजली इस्तेमाल करें, और एनी अदर एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, या हर वो एनर्जी इस्तेमाल कर लें जो मैकेनिकली क्या होती हो, ट्रांसमिट होती हो। मैकेनिकल एनर्जी का लफ्ज आया या ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लफ्ज खुद आए, और ऐसी एनर्जी भी जो कैसे ट्रांसफर होती हो, अब वो पता नहीं कौन सी एनर्जी होगी। कोई दोस्त है इंजीनियरिंग में गया हुआ है? किसी दोस्त ने इंजीनियरिंग शुरू की? मेरे तो कहीं, आपके हैं कोई दोस्त? तो उनको आज मैसेज कीजिएगा कि विच टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर मैकेनिकली ट्रांसमिटेड। उनका रिप्लाई आएगा कि ये एनर्जीज हैं जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं, हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया है। लेकिन आपने उस मैसेज को रीड नहीं करना, आपको बस तसल्ली हो जाएगी कि कोई एनर्जीज हैं जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं। उस मैसेज को रीड करने का मकसद ये होगा कि आप आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़े होंगे, तो इस चक्कर में नहीं जाना। बस आज उससे हल्का सा मैसेज करके ये पूछ लेना है, या अपने स्टेटस के ऊपर लगा दें, एनी इंजीनियर इन माई कॉन्टैक्ट लिस्ट प्लीज टेल विच टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर मैकेनिकली ट्रांसमिटेड। तो होंगी कोई एनर्जीज दुनिया में जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हो, हमें क्या? वेले लोग
घर जाएंगे, गूगल विच एनर्जीज, डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, विच एनर्जीज आर मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, और नीचे जवाब आएगा तो आप बस ठीक है होंगी कोई जवाब दे दिया, बस इस तरह वापस आ जाना आप। लेकिन मोहतरम आप ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये कि सिर्फ ह्यूमन एनर्जी, कि आप किसी पहाड़ के ऊपर जाके फैक्ट्री लगा लें, ना बिजली आ रही हो, ना वहां पे कोई ऐसी एनर्जी आ रही हो जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है, और सिर्फ 5, 6, 10, 15, 20 बंदे आपने बिठा दिए, और 10-15 बंदे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 10-15 बंदे आपने बिठा दिए और बिठा के उधर जो है कोई काम कर रहे हैं, कोई कारपेट बुन रहा है, कोई कुछ करे, ये अलाउड नहीं है। ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल नहीं होनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ यूज हो रही होती है, फैक्ट्रीज में ह्यूमंस भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ ह्यूमन एनर्जी पे काम करना कि हाथों से चीजें बुनो, कोई बिजली नहीं है इधर, ये अलाउड नहीं है। और सिर्फ एनिमल एनर्जी इस्तेमाल करना, ये भी अलाउड नहीं है। कि बैल को आपने आंखों पे पट्टी बांध दी और कुएं के गिर्द घुमा रहे हैं, अब बैल समझ लिया मैं मरी पहुंची हुई हूं, हालांकि बैल अभी उधर ही घूम रही है, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो कौन सी एनर्जीज अलाउड है? इलेक्ट्रिकल और हर वो एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है। और कौन सी एनर्जीज अलाउड नहीं है? ह्यूमन और, लेकिन अगर आप बज़िद हैं कि हमने ह्यूमन और एनिमल एनर्जी इस्तेमाल करनी है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे इलाके में बिजली नहीं आती, तो फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप 20 कर लें, कोई मसला नहीं। फिर कम से कम आपके पास 20 एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए, तो कोई मसला नहीं, लॉ मेकर कहता है खैर है। फिर आप बिजली ना भी इस्तेमाल करो तो कोई मसला नहीं। कितने बंदे होने चाहिए आपके पास? 20 या उससे ज़्यादा, या उससे ज़्यादा। एंड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिजली, बिजली इस्तेमाल ना करें, कोई मसला नहीं। एंड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनी अदर एनर्जी विच इज एंड इज नॉट जनरेटेड। मुंह खुला रखें। ओ आप निकालें, ओ थोड़ी देर खुला रखें मुंह, 5 सेकंड बाद आप निकालें। ओ क्यों निकाला है? ओ इसमें तो लिखा हुआ ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल ना करो, एनिमल एनर्जी इस्तेमाल ना करो, तो क्या करें फिर? कोई अपने अंदर से एनर्जी निकालें ऐसी जो ना ह्यूमन हो ना एनिमल हो, क्या करें फिर? फिर ये कौन सी एनर्जी है? ना इलेक्ट्रिकल है, ना मैकेनिकली ट्रांसमिट हो रही है, ना ह्यूमन है, ना एनिमल है, फिर ये क्या है? ये एनर्जी है क्या है? कहाँ से आ रही है फिर ये? खलाई मखलूक, कोई तीसरी मखलूक है ये? नहीं भाई, याद रखिएगा 2 नॉट मिलके पॉजिटिव हो जाती है, तो ये यहाँ पॉजिटिव के मानों में दे रहा है। मैं कूड़ नहीं मार रहा, आई एम नॉट लाइंग, यही मतलब है इसका। ये 2 नॉट मिलके ना पॉजिटिव के मानी देंगे, तो इसलिए यू कैन यूज़ ह्यूमन एनर्जी, यू कैन यूज़ एनिमल एनर्जी, नो प्रॉब्लम। अगर आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ये 2 नॉट जब मिलेंगे तो पॉजिटिव के मानी आ जाएंगे यहाँ। अब पहले आप ऐसा करें कि हाई लेवल की अंग्रेज़ी लिख दी ना उसने, नॉट वाली अंग्रेज़ी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। आई एम नॉट कमिंग मीन्स आई एम कमिंग, इस तरह की एनर्जी हम यूज़ नहीं, वो एनर्जी सॉरी अंग्रेज़ी यूज़ नहीं करते। अच्छा अब हम मुझे ये बताएं कि पहले कॉन्सेप्चुअली याद कर लें, फिर थ्योरी को कैसे याद करें मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्चुअली ये है कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी अगर इस्तेमाल करनी है, मैं मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करने का लॉस बोल रहा हूँ वरना मैकेनिकल में बात कर दी आपसे। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की तरफ जाना है तो कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ हों, और अगर आपने जाना है ह्यूमन या एनिमल की तरफ तो कम से कम, ये है कॉन्सेप्ट, इसको समझ लें। कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ी कैसे घर में जाके याद करनी है? अंग्रेज़ी आपने पॉइंट 1 में 10 लिखा हुआ है 20, और पॉइंट 1 याद करना है एज इट इज़ घर में, और पॉइंट 2 करते हुए सिर्फ ये वाला नॉट डाल देना एक्स्ट्रा। इस तरह आपको अंग्रेज़ी भी याद हो जाएगी। तो अंग्रेज़ी 2 की अलग से याद नहीं करनी, क्योंकि वो नॉट वाली अंग्रेज़ी बड़ी मुश्किल है। तो 1 को एज इट इज़ नीचे दोबारा लिखना है, और 2 में कौन सा लफ्ज़ डाल देना है? नॉट का और 20 का, बस। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं
अगर ये कंपनी बिजली इस्तेमाल कर रही है और उसके पास सिर्फ 9 एम्प्लॉयज़ हैं तो इसके कम से कम कितने होने चाहिए? तो क्या ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है या नहीं है? गुड। अगर एक कंपनी बिजली इस्तेमाल कर रही है और इसके एम्प्लॉयज़ 12 हैं, कम से कम 10 हैं, क्या ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है? अगर एक कंपनी है 15 एम्प्लॉयज़ हैं इसके, लेकिन यूज़ सिर्फ ह्यूमन एनर्जी कर रही है, तो कम से कम कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए थे? अगर एक कंपनी है वो बिजली इस्तेमाल कर रही है तो इसके कम से कम कितने होने चाहिए थे? 10। 10 से ज़्यादा हो सकते हैं, 20 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम 10 होने चाहिए थे। ये पॉइंट 4 सबसे इंपॉर्टेंट था, कम से कम 10 होने चाहिए, बाकी जितने मर्जी हो, 11 हो, 12 हो, 100 हो, जितने मर्जी हो। अगर एक कंपनी है वो ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल कर रही है और कहती है मेरे सिर्फ 20 एम्प्लॉयज़ हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं, कम से कम कितने होने चाहिए? 20। तो ये क्या बन गई? इंडस्ट्रियल। मैं नोट कर दूं आगे, पकड़ लें अपने राइट हैंड से बॉल पॉइंट। सुस्तियों को चुस्तियों में बदलें। वरना ये सुस्तियां मरवा देंगी। ओके, नेक्स्ट जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल टेकिंग। और चैप्टर 1 में हमारे 2 सवाल रहते हैं, वो कर लें ज़रा। एक क्वेश्चन रहता है 6 और एक 9। एक मिनट लगाएं और ये डब्बा रिवाइज कर लें, पेज 1 किताब का। टैक्स लॉ क्या है और इसका मकसद क्या है? टेकिंग नीचे लाइक एनीथिंग? पढ़ लिया? सारे रिवाइज कर लिए? 2-4 लोग हाथ खड़ा कर दें, मैं आगे चलता हूँ। बस ठीक है, पढ़ लिया। अब आपने मुझे बताना है टैक्स लॉ क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, 2-3 चीज़ें ना इसमें नई आएंगी, उसमें थोड़ी सी अकल लगानी है आपने। भाईजान, हाई टैक्स रेट हाई इनकम के ऊपर, इसका वैसे मकसद क्या होगा पाकिस्तान में? हाँ, एक तो ये लिख सकते हैं, लिखें आगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये तो बार बार हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। या रिमूव इन इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज रिमूव करना। दोनों लिखाएंगे, दोनों में से कोई एक भी सही है, कोई एक भी लिख के आ सकते हैं। ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीरों से गरीबों के पास पैसे, या रिमूव इन इक्वालिटी। अच्छा, लग्जरी गुड्स के ऊपर हाई टैक्स रेट का मकसद क्या होगा जो इंपोर्ट हो रही हैं? डिस्करेज इंपोर्ट। सोल्यूशन में कोई और चीज़ भी लिखी हुई है मेरे ख्याल से, लेकिन ये भी चलेगी, डिस्करेज इंपोर्ट। हाँ जी, लग्जरी गुड्स इंपोर्ट करने पे हाई टैक्स रेट लगाना। डोनेशन पे टैक्स माफ करने का मकसद क्या होगा?
promote culture of donation, डोनेशन देने का कल्चर प्रमोट करना। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, असल में ना इसमें इन्वेस्टमेंट्स से मुराद हमारे लॉ में ना इस वक्त टैक्स क्रेडिट है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट पे, पहले किसी और चीज़ पे होता था। तो इसका ना आपने सोल्यूशन नहीं देखना, इसका जो मैं लिखवा रहा हूँ वही करना है। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, सेक्शन 65G, अगर आप प्लांट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स माफ़ होगा, ठीक है। असल में जब आप प्लांट नया बिल्डिंग नई सेक्शन 65G में लगाते हैं ना, तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेते हैं। तो इसलिए इसका लिख लें, ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। प्लांट में इन्वेस्टमेंट होगी तो प्लांट को चलाने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एक और भी है, डिस्करेज करता है टू कीप मनी इन होम, घर पैसा रखना डिस्करेज करता है। टू कीप सेविंग इन होम, सेविंग को घर में रखना डिस्करेज करता है ये, डिस्करेज टू कीप सेविंग इन होम। टैक्स फ्री जोन, टैक्स फ्री जोन ऐसे इलाके होते हैं जहां टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपको पता है कि इलाके में टैक्स नहीं लगेगा तो आप वहां जाके फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगा के लोगों को नौकरियां देंगे। तो इधर भी खींचतान के वही मकसद लिखा जा सकता है, टू ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। टैक्स फ्री इलाके, इसका ज़रा बताएं, टैक्स लगाना इंडिविजुअल्स और कंपनीज के ऊपर क्यों लगाया जाता है? रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सेलेंट। सबसे बड़ा मकसद टैक्स का है हुकूमत के पास रेवेन्यू आए, रेवेन्यू कलेक्शन, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आए। ऐसी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाना जो बैंक से ना हो, यानी कि अगर आप लोन लें कैश में तो वो बैंक से नहीं लिया, तो सज़ा ये मिली थी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो गया था। तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर बैंक से लोन लें तो पता चलता है किसने किसको लोन दिया। जब ये पता चलता है किसने किसको लोन दिया तो इकोनॉमी में जो हो रहा हो वो डॉक्यूमेंट होता है, यानी लोगों के सामने नजर आ जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। असल में लोगों के पास जब पैसे निकलते हैं ना, पैसे, मिसाल के तौर पे ये भाई कहते हैं मेरे पास करोड़ रुपए है, अब हुकूमत वाले पूछते हैं ये कहाँ से आया, अब ये कह देते हैं मुझे गिफ्ट दिया किसी ने। तो हुकूमत कहती है गिफ्ट बताओ किसने दिया है, किसके बैंक से पैसे निकले। फिर ये खामोश हो जाते हैं, कहते हैं बैंक से तो नहीं, मुझे वैसे ही पकड़ा दिए थे किसी ने। अब हुकूमत कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें गिफ्ट में मिला, तुमने कहीं से कमाए हैं जो तुम हमें बता नहीं रहे, वरना ऐसे करोड़ रुपया कौन गिफ्ट देता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी इसका मकसद होता है। ये बात आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने क्या नहीं पढ़ा हुआ, सेल्स टैक्स नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन सेल्स टैक्स में मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ज़ीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट सेल। सेल्स टैक्स के लॉ में एक्सपोर्ट करना चीज़ें माफ है, ज़ीरो रेट है। ये टिश्यू पेपर का डब्बा है, इसके ऊपर एक प्राइस लिखी हुई है, पता नहीं इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है कोई 206 रुपये लिखी हुई है, फिर उसमें 33 रुपये टैक्स डाला हुआ है। तो सेल्स टैक्स आपको पता है टिश्यू पेपर के डब्बे पे पानी की बोतल के ऊपर लिखा होता है सेल्स टैक्स। अब अगर ये बाहर के मुल्क में आप एक्सपोर्ट कर दें तो ये माफ़ है, यानी जितने का डब्बा है, जितने का आप बेचना चाहते हैं उतने के ही बेचें, सेल्स टैक्स ना लगाएं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, सवाल से जो, हाँ ठीक है, प्रोमोट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को प्रोमोट करना। ये हमें कब पता चलेगा सेल्स टैक्स में कौन सी चीज़ें ज़ीरो रेट हैं?
जब हम सेल्स टैक्स पढ़ेंगे। इनकम टैक्स में हमें पता है एग्रीकल्चर 0 रेट है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, तो सेल्स टैक्स में भी होंगी कुछ चीज़ें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 9, 1 और 2 तो रहने दें, ये तो हमने पहले पढ़ा है। अभी 3 की तरफ आ जाएं। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट, ये देखें, अभी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 206 रुपये और 33 रुपये लिखे हुए हैं डब्बे पे, तो अभी आप बाजार लेने जाते हैं तो आपको 230 रुपीज़ का मिल रहा है। लेकिन अगर इस पे 206 रुपये और 4 रुपये लिखे हों तो बाजार में जाएंगे 210 का मिलेगा। इससे क्या फायदा होगा? एक्सेलेंट, रिड्यूस इन्फ्लेशन। अच्छा यार, आपने तो बंदा रखा हुआ है नोट करने के लिए, ज़बरदस्त है। देख भी रहे हो साथ साथ वो सही नोट कर रहा है या नहीं, इसे समझाओ यार, अपनी बुक लेके आया करें। आगे चलें। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड। टैक्स हॉलीडे होता है टैक्स माफ करना, टैक्स हॉलीडेज, टैक्स माफ करना। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडेज पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, वहां से एक्सेलेंट। प्रोमोट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बस और कोई मकसद नहीं इसका। प्रोमोट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कि लोग किराए के घरों में ना लाएं, खुद घर बनाएं। ये अगला ना थोड़ा समझने वाला है। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम पर हाई टैक्स रेट लगाने का मकसद क्या है? असल में एक बंदे के पास घर में पैसे पड़े हो ना, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है बैंक में पैसे रखवा दे, वहां से इंटरेस्ट आए, ये हुकूमत पसंद नहीं करती। एक ऑप्शन होती है बैंक में पैसे, आपके पास घर में पैसे पड़े हैं, आप इन पैसों को जाके किसी कंपनी के शेयर खरीद लें। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बाद में कंपनी डूब जाए, हो जाए, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है, फिर बैंक से बहुत ज़्यादा आप कमाते हैं। तो गवर्नमेंट वो ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उससे फिर कंपनीज बनेंगी, कंपनीज प्लांट खरीदेंगी, लोगों को नौकरियां देंगी, ये सारा सर्कल चलेगा। लेकिन अगर आप बैंक में खाली पैसे जमा करा देते ना, तो बैंक को आगे फिर ढूंढना पड़ जाता है, ये पैसे दूं किसको, क्योंकि बैंक खुद तो पैसे कमा नहीं सकता, बैंक ने आगे किसी को फिर और पैसे देने होते हैं, वो आ जाके वो कंपनीज को देता है। तो इसलिए हुकूमत कहती है लोगों तुम डायरेक्ट ही कंपनीज को पैसे दे दो, जो बीच में बैंक को डाल रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट इनकम पर अगर ज्यादा टैक्स रेट कर देगी तो लोग बैंक में पैसे नहीं रखवाएंगे। जब बैंक में पैसे नहीं रखवाएंगे तो लोग फिर कहीं और पैसा रखवाएंगे, वहां से गवर्नमेंट खुश होगी। तो डिस्करेज कीपिंग सेविंग इन बैंक्स, डिस्करेज टू कीप सेविंग्स इन बैंक, सेविंग्स को बैंक में रखना डिस्करेज किया जाएगा इससे। लेकिन वैसे हमारे लॉ में इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड पे भी 15% टैक्स रेट है, और अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं तो उस पर भी 15% टैक्स रेट है। शायद याद हो किसी को, अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद है किसी को? 15% टैक्स रेट है इंटरेस्ट इनकम पे भी। अगला तो आसान है यार, डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स जो लोग बाहर के मुल्कों में करते हैं या पाकिस्तान में भी ऑनलाइन सेल्स करते हैं, इसका मकसद क्या है? सवाल में से जवाब ढूंढ लें, जल्दी करें। प्रोमोट ऑनलाइन सेल, सवाल में से जवाब ढूंढ लें। तो वैसे भी मुझे पता है पेपर में आपको कोई चीज़ ना आ रही हो, कुछ ना कुछ तो आपने लिख के आना ही होता है, तो ये लिखाइएगा फिर, प्रोमोट ऑनलाइन सेल। टैक्स क्रेडिट टू दोज पर्सन्स, पर्सन से मुराद इदारे, एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट। जो इदारे फ्रेश ग्रेजुएट कौन सा होता है? जिसका तजर्बा हो या नई नई डिग्री लेके निकला है, जिसका तजर्बा ना हो। इसको अगर लोग नौकरियां दें, कोई इदारा अगर नौकरियां दे, तो हुकूमत उस इदारे को टैक्स माफ कर रही है। तो इससे फायदा क्या है? हाँ, टू ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स।
नहीं, इसमें इंपोर्ट का तो ना लिखें, उसने इंपोर्ट का रस तो नहीं लिखा कि लग्जरी आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कह सकते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी लग्जरी आइटम जो लोग लें उनसे टैक्स लें और गरीबों में बांटें। तो एक दो ऑब्वियसली पेपर में ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आया करेगा, वो उसकी कोई मसला नहीं, आधा आधा सवाल ही सही करना होता है। आगे चलें। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट अगर आप करें कभी ज़िंदगी में तो गवर्नमेंट कहे ये खर्चा माइनस कर लो, बस प्रोमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। खर्चे माइनस होने से होता क्या आपका? प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम आता है। कितने 3-4 मिनट रह गए हैं। चलिए कैपिटल गेन का चैप्टर निकालें। कुछ बच्चों को मसला आ रहा है थ्योरी लिखने में। कैपिटल गेन का चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया था होमवर्क में? बिल्कुल नहीं दिया था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं दिया था। हद होगी, ऐसे ही यस लगे होते हैं। शिप कॉलेज वाले शिप बिल्डिंग कर रहे हैं, हद होगी। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, पॉइंट 3 पे क्वेश्चन मार्क लगा लें, पेज 238। पॉइंट 3 पे क्वेश्चन मार्क लगा लें, और बाकी वो आपको पता है पेंटिंग, ज्वेलरी, डाइनिंग टेबल, ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा जी, पेंटिंग जो उसने इनहेरिट की थी अपने अब्बू से, सालेहा ने, उसने बेच दी है 12,50,000 की। जब पेंटिंग उसको इनहेरिटेंस में मिली थी उस वक्त बाजार में 15,50,000 की थी। उसके अब्बू ने बहरहाल पेंटिंग काफी पहले की खरीदी हुई है, वो 13 लाख की। आप बताएं जी, बेची कितने की? सोल्ड फॉर 12,50,000। अब्बू के हाथों में हिस्टोरिकल कॉस्ट ढूंढे, अब्बू के हाथों में हिस्टोरिकल कॉस्ट 13 लाख। जब अब्बू से इनहेरिटेंस में मिली उस वक्त बाजार में कितने की थी? इसको मैंने कहा था क्रॉस किया करेंगे। नो, व्हाट इज ए कंसिडरेशन, व्हाट इज बी कॉस्ट। लिखें जी, ज्वेलरी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। ज्वेलरी, ये कौन सा पेज था किताब का? 238। Jewelry falls under the definition of capital assets. खुदा ना खास्ता अगर आज का लेक्चर अपलोड हो भी गया तो कल का फिर नहीं हो सकेगा। इसलिए जो लोग रात को 8 बजे ये लेक्चर ले रहे हैं तो रास्ते में लेक्चर लें बस में, और पहुंचे सुबह इधर 2-3 बजे तक, ताकि क्लास में पहुंचे और फजर के बाद। ज्वेलरी फॉल्स अंडर, ज्वेलरी है पेंटिंग है? पेंटिंग है, मैंने ज्वेलरी बोला, सॉरी। पेंटिंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। द कॉस्ट विल बी द कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ फादर, डेट इज रुपीज 13 लाख। There is a loss of 50,000। अब ये लिखो ना, बाकी बाद में लिख लेना। देर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 50,000, ब्रैकेट में लिखें 1250,000 माइनस 1300,000। देर इज अ लॉस ऑफ 50,000 ऑन डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग। अब इसमें कौन सी लाइन लिख के आनी है? इसमें ये वाली लाइन लिख के आनी है ना, 38 का जो पॉइंट 5 था, पेज 228 पे लिखें, नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग। ये लॉस रिकॉर्ड नहीं हो सकता।
आगे चलें। किसी कॉलेज में किसी की क्लास है और जल्दी निकलना है तो हाथ खड़ा करते हैं। नहीं है, ठीक है, फिर 2-3 मिनट और ले लें। अगली क्या चीज़ है जी? ज्वेलरी। शी सोल्ड ज्वेलरी फॉर 23 लाख। कितने की बेची? सोल्ड फॉर बताएं, सोल्ड फॉर 23 लाख। विच वॉज परचेज बाय हर हस्बैंड फॉर 13 लाख। उसके शोहर के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड गिफ्टेड टू हर ऑन द सेम डेट, और उसी दिन गिफ्ट कर दी जी। बेची कितने की? 23 लाख। शोहर के हाथों में कॉस्ट एंड गिफ्टेड ऑन सेम डे। इनहेरिटेंस मिली है, गिफ्ट मिली है? गिफ्ट। जिस दिन गिफ्ट मिली उस दिन कितने की थी? आप बता दें जी। गेन आ गया, अब लिखने की जरूरत नहीं, वही फिक्रा सामने रख के इंग्लिश सुन लें। ज्वेलरी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। द कॉस्ट ऑफ द ज्वेलरी विल बी रुपीज 13 लाख। दैट इज द कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। देयर इज अ गेन ऑफ रुपीज 1 मिलियन, ऐसा ही है, ऑन द डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी। अब लॉ की कौन सी लाइन लिख के आएंगे? लॉ की कौन सी लाइन लिख के आएंगे अगर गेन आ गया है? तो पहले सफ़े पे पॉइंट 1 लिख के आएंगे। अ गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ ज्वेलरी शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अमाउंटिंग टू रुपीज 1 मिलियन। ये इनकम कैपिटल गेन में चला जाएगा। अच्छा, आखिरी डाइनिंग टेबल बेच दिया। इसमें ना पॉइंट 3 अभी आपने नहीं पढ़ना क्योंकि ये बिजनेस के चैप्टर का है। पॉइंट 4 डाइनिंग टेबल उसने बेच दी है। भाईजान कितने की खरीदी, कितने की बेची, इस चक्कर में ही ना पड़े। लिखें डाइनिंग टेबल इज अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। ओ लिखें डाइनिंग टेबल इज अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। सो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सो नो गेन और लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो गेन लॉस की बहस ही नहीं। अब ऑनलाइन वालों का तो आज टेस्ट अपलोड हो गया, आप लोगों का कल है। तो टेस्ट जो है वो वही आपको बता दिया, चैप्टर 16 जितना हमने पढ़ा था स्पेशल ऑडिट्स पैनल से पहले और अदर सोर्स प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन और टैक्स क्रेडिट्स, इनमें से एक इकट्ठा न्यूमेरिकल आएगा। और